अस्सलाम वालेकुम। तो आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी MB 502 का क्विज नंबर 1 ओपन हो जाएगा। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट। आई थॉट व्हाई नॉट रिकॉर्ड इट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइफ फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव, कि आप इसमें लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं एट अ मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या यही सेम डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री की भी नहीं थी? कि बायोकेमिस्ट्री में भी तो यही होता है कि हम बायो मॉलिक्यूल्स को और बायो रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमें ये बताया हुआ है कि किस तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड भी है और उससे डिफरेंट भी है। बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो दो डिसिप्लिन्स के नॉलेज से मिलकर बनी है, एक जेनेटिक्स और दूसरा बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बताई हुई हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। इनकी ऐसी डिस्कवरीज बताई हुई हैं जो कि जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री की डिस्कवरीज थी, और उनकी वजह से जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिसिप्लिन की ज़रूरत महसूस की गई कि ये एक अलहदा से सब्जेक्ट, एक अलहदा से फील्ड होनी चाहिए। यहाँ पे ये डिफरेंट डिस्कवरीज गिवन हैं। मैं इन डिस्कवरीज को मैंने आसानी के लिए, क्योंकि स्लाइड्स पे अलग-अलग थी, तो मैंने आसानी के लिए इनको एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल कर लिया है। वो नोट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इट इज़ हेयर के हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की भी 6 डिस्कवरीज गिवन है, और इसी तरह से जो है जेनेटिक्स की भी 6 डिस्कवरीज जो हैं यहाँ पे गिवन है स्लाइड्स में। लेट्स स्टडी देम। सबसे पहले 1828 में जो है वो यूरिया का सिंथेसिस जो था फर्स्ट टाइम जो है लैब में किया गया था, और ये किया था फ्रेडरिक वूलर ने। उसके बाद पहला एंजाइम डायस्टेज डिस्कवर हुआ था। सो द फर्स्ट एंजाइम दैट वाज डिस्कवर्ड इज़ डायस्टेज। इस पे MCQ बन सकता है। ये डिस्कवरी थी 1833 में, और DNA की डिस्कवरी हुई थी 1869 में। इसके बाद सेल फ्री फर्मेंटेशन, के फर्मेंटेशन सेल से बाहर किस तरह से हो सकती है लैब में, ये जो थी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, ये साइंटिस्ट ने अचीव की थी 1897 में। और उसके बाद पहला एंजाइम जो क्रिस्टलाइज करवाया गया था वो एंजाइम है यूरेज, और इसकी क्रिस्टलाइजेशन हुई थी 1926 में। एंड द नेक्स्ट डिस्कवरी, द मोस्ट फेमस डिस्कवरी इज़ जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स DNA का वो डिस्कवर किया था। उसे प्रूव किया था कि DNA का जो स्ट्रक्चर है वो एक डबल हेलिकल फॉर्म में होता है। यहाँ पे मैं इसके नोट्स बना रही हूँ, मैं इसे याद नहीं करूँगी। क्विज़ के अंदर बहुत आसानी होती है, आप क्विज़ ओपन करके अपनी फ़ाइल से देख के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नोट्स बनाने का फ़ायदा ये है कि मिड्स की तैयारी में, फाइनल्स की तैयारी में अगर आप किस तरह के शॉर्ट हैंड नोट्स बने हुए होंगे तो 1-2 सफ़े के आप उन्हें प्रिंट भी आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे जो PPTs होते हैं, हैंडआउट्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा सफ़ों के होते हैं कि उन्हें एक तो अगर आप करवा भी लेते हैं प्रिंट तो भी ऑर्गेनाइजेशन की मुझे तो कम से कम समझ नहीं आती है। अलग-अलग स्लाइड पे अलग-अलग पॉइंट्स लिखे होते हैं। सो आई प्रेफर कि मैं एक सफ़े पे यानी कि उनको कंपाइल कर लूँ, उससे रिवीजन में बहुत आसानी हो जाती है। वापस आते हैं अपने लेसन की तरफ। जेनेटिक्स की डिस्कवरीज में देखें तो सबसे पहले 1856 की जो है इम्पॉर्टेंट आप कह लें डिस्कवरी या फिर इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ये थी कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी के ऊपर, और उसकी मदद से उसने एक इनहेरिटेंस की थ्योरी पेश की थी। लेकिन मेंडल को ये नहीं पता था कि जो वो इनहेरिटेंस की थ्योरी दे रहे हैं वो जो ट्रेड्स के या वो जीन्स जो हैं, तब तो ग्रेगर मेंडल को नहीं पता था कि जीन्स भी कोई चीज़ होती है या क्रोमोसोम भी कोई चीज़ होती है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो आई थी 1910 में बाय TH मॉर्गन। TH मॉर्गन ने हाउस फ्लाई के ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसकी मदद से फिर उन्होंने जो है उस रिसर्च की मदद से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पेश की थी। DNA के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर रिकम्बिनेशंस होती हैं, इसका फिज़िकल प्रूफ जो था, फिज़िकल एविडेंस हमें मिला था 1931 में। उसके बाद 1941 में बीडल और टैटम ने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस पेश की थी कि एक जीन जो है वो एक ही एंजाइम को कोड करती है और वो एंजाइम फिर जाके अपना काम करता है।
इसके बाद 1944 में ऑसवर्ल्ड एवरी और उसके कोलीग्स ने ये इस बात को प्रूव किया था कि हेरिडिटी मटेरियल जो है वो डीएनए है, आरएनए नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, कोई और कंपाउंड नहीं है, बल्कि जो हेरिडिटी का मटेरियल है वो डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और इस बात को मज़ीद कंफर्म किया था अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने 1952 में। ये जो लास्ट टू एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, ये हमारे सिलेबस में भी शामिल हैं, इस क्विज़ के सिलेबस में। सो लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड्स। अच्छा, यहाँ तक है हिस्ट्री। और इस यानी कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, इनकी मदद से जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डिसिप्लिन वो अब हमारे वजूद में आ चुका है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो काम हुआ है उसकी अचीवमेंट्स हमें आगे बताई हुई हैं, अचीवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इसके भी मैंने शॉर्ट हैंड थोड़े नोट्स बना लिए थे, लेट्स स्टडी इट फ्रॉम देयर। ओके, सो अचीवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 1957 में फ्रांसिस क्रिक, द सेम साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड डीएनए मॉडल, उसने क्या किया था कि उसने सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक्सप्लेनेशन दी थी कि किस तरह से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनहेरिटेंस के प्रोसेस में अपना काम करते हैं, कि इंफॉर्मेशन पहले डीएनए में होती है, डीएनए से फिर आरएनए में जाती है और फिर प्रोटीन्स में जाती है। यहाँ पे एक डायग्राम भी गिवन है इस प्रोसेस को समझने के लिए। सो डीएनए में इंफॉर्मेशन कोड्स की फॉर्म में या अपने न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में मौजूद होती है, और वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए वो जाती है आरएनए में, और आरएनए से फिर ट्रांसलेशन के ज़रिए वो जाती है प्रोटीन्स में। उसके बाद 1958 में मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकनस्टाल ने ये प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के ज़रिए होती है। उसके बाद 1960s की इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ये थी कि साइंटिस्ट ने पता चलाया था कि किस तरह से यूनिट क्या है, ये जो हम कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एक जगह से डीएनए से ट्रांसफ़र होती है, तो उसका बेसिक यूनिट क्या है। तो बेसिक यूनिट में कितनी बेसिस आती हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूडेड होते हैं, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूडेड होते हैं, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सेट को क्या कहा जाता है, एक कोडॉन। और एक कोडॉन से क्या बनता है, एक अमाइनो एसिड। जो हमने जैसे हमने कहा था ना कि 1 जीन 1 प्रोटीन, दैट वाज जीन। जीन एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक प्रोटीन भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम उससे भी छोटे लेवल पे आ जाते हैं ना, तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई होती है, अमाइनो एसिड की। इसी तरह से जीन्स किससे मिलकर बनी हुई होती है, कोडॉन्स की। तो ये कोडॉन्स की जो डिस्कवरी थी ये हुई थी 1960s में। और इसके बारे में आपको एक मज़े की बात ये बताती हूँ कि ये जो साइंटिस्ट है ना, गोबिंद खुराना, इनका पूरा नाम था हरगोबिंद खुराना, इन्होंने ये डिस्कवरी की थी पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, और ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में 1960s में ये डिस्कवरी हुई थी। सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, 1970s में जो इम्पोर्टेंट काम हुआ है वो ये है कि जीन क्लोनिंग का आगाज़ हुआ, और 1970s से अब तक जीन क्लोनिंग आगे ही जा रही है। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, ये तो मैं पहले ही कॉपी कर चुकी हूँ। सबसे पहले जो क्लोन किया गया था एनिमल, उसकी पिक्चर आपने अपनी बुक्स में देखी होगी एफएससी की। वो एक बेड़ थी, डॉली नाम की, बड़ी क्यूट सी। और डॉली के बाद भी बहुत ढेर सारे, यानी कि आप कह लें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। सो इन्हें जीएमओज कहते हैं। जीएमओज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम उसमें अपने डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में डाल सकते हैं। इसकी वजह से हम ज़्यादा मीट वाले, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग, ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट वाली, यानी कि अपने जो भी हम करैक्टर चाह रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, अपने एनिमल में या प्लांट में या किसी भी प्रोडक्ट में,
वो हम उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करके उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए डालकर हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ताज़ा तरीन जो है अचीवमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, यानी कि ये बहुत बड़ा काम है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम के इंसानों का जो कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स का जो मैप है, ये तैयार करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर इसे मुकम्मल किया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP ये 1990s में लॉन्च हुआ था और 2003 तक इसको मुकम्मल कर लिया गया है। चलें जी, ये थी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स। तो इस सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए, मतलब इस सारे काम को देखते हुए, हम एक प्रॉपर डेफिनेशन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, और वो ये है कि द बायोलॉजी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू जीन प्रोडक्ट्स एंड हेरिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में, कि बायोकेमिस्ट्री में हम कोई भी मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं हम उनकी स्टडी करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उन मॉलिक्यूल्स को सिर्फ स्टडी करते हैं जो जीन्स प्रोडक्ट या हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं। यानी कि आप अगर आसान अल्फाज में कहें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो इस तरह से जो है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो डिसिप्लिन है वो बेसिकली बना है जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री से। और अगर हम मौजूदा दौर में देखें तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, हमें दो तरह की साइंटिफिक रेवोल्यूशंस नज़र आती हैं। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि एक तो वैसे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, दूसरी तरफ बायोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो सारा जो मॉलिक्यूलर डाटा है वो स्टोर हो रहा है। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रही हैं और उसकी वजह से एक बिल्कुल आप कह लें कि इनकलाब आ चुका है कि 20 से 30 साल पहले तक के जो साइंटिस्ट थे या जो डॉक्टर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो उन सॉल्यूशंस के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जो कि आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो कि अभी नए आप कह लें कि जिन पर रिसर्च हो रही है, जिनको बनाया जा रहा है। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस थिंग्स इन ऑफ द प्रेजेंट एज। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा हैंडलिंग है इन्फॉर्मेशन की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। क्योंकि अपने मॉलिक्यूल्स, तो हर मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का डाटा इतना ज़्यादा होता है कि उसे स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। सो लेट्स दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर जो कि काफ़ी लंबा था, मतलब उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स थी, माइनर डिटेल्स थी, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी मज़े का था। सो लेट्स मूव ऑन। इट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड बड़ा बेसिक सा कंपाउंड है, बड़ा बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स कितनी किस्म के होते हैं? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं। सो दे आर द पॉलीमेरिक कंपाउंड्स, यानी कि वो छोटे यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और वो किन यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं? उन यूनिट्स को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स की बेस पर दो किस्म के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए और डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को हम देखें तो वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर बना हुआ होता है। एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? अब एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पे शुगर नहीं लिखा हुआ, लेकिन डीऑक्सीराइबोज एक शुगर का नाम है। पेंटोज शुगर होती है 5 कॉर्नर्स वाली, और नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, और फास्फोरिक एसिड होता है। सो दिस इज बेसिकली द रिवीजन ऑफ द मटेरियल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एफएससी। सो दिस इज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके अंदर इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है ना कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी एक ऑक्सीजन रिमूव हुई हुई होती है। तो वैसे राइबोज शुगर होती है ना, उसके अंदर से यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव कर लेते हैं तो फिर वो डीऑक्सीराइबोज हो जाती है।
नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स होती हैं, पायरिमिडीन्स होती हैं। प्यूरिन्स हमें पता है एडेनिन और ग्वानिन होती हैं, और पायरिमिडीन जो हैं वो साइटोसिन और थायमीन होती हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो है फॉस्फोरिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है कि एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये सारे तीनों कंपाउंड्स प्रेजेंट हो, ना कि शुगर भी हो, बेस भी हो, फॉस्फोरिक एसिड भी हो, वो न्यूक्लियोटाइड है। और उसके अंदर से फॉस्फेट निकाल दो तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड दिखाया हुआ है और यहाँ पे वो सिंपल फार्मूलाज दिए हैं कि न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। 4 किस्म के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, ATGC, जिसे हम सिंपल फॉर्म में मतलब बेसिस के हिसाब से 4 टाइप्स बनती हैं उसकी। सो अगर हम इसको देखें तो अगर मतलब हमने इसको वो तो हम बेसिस के हिसाब से कहते हैं ना ATGC, लेकिन हम इसको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के हिसाब से कहना हो तो ये होगा डीऑक्सी एडिनोसाइन, दिस इज़ द न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और डीऑक्सी एडिनाइलेट, दिस इज़ द न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह से डीऑक्सीथाइमिडाइन और डीऑक्सीथाइमिडाइलेट, यहाँ पे ये जो रेड हुआ है ये न्यूक्लियोसाइड है, और जो टोटल है डीऑक्सीथाइमिडाइलेट ये न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह से जो है वो डीऑक्सीग्वानोसाइन और डीऑक्सीसाइटिडाइन, these are the nucleosides, and deoxyguanolate and deoxycytidylate ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो डीएनए के 4 हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हाउ डू डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन? अब ये 4 जो कंपोनेंट्स होते हैं ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? ये जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के ज़रिए। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज होती है कार्बन C बॉन्ड O बॉन्ड C, दैट इज़ एस्टर लिंकेज। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे C की जगह फॉस्फेट लगा दें, P लगा दें, तो फिर ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें 2 बॉन्ड हैं, C बॉन्ड O बॉन्ड P एक एस्टर, इसी तरह से यहाँ पे C बॉन्ड O बॉन्ड P दूसरा एस्टर। सो दिस इज़ डाई एस्टर, 2 एस्टर बने हुए हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दैट्स इट। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फाइंड किस तरह से हुआ था? अब यहाँ पे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया हुआ है। चारगाफ ने जो रूल्स दिए थे 4, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, वो उनकी वजह से बहुत हेल्प मिली डीएनए का स्ट्रक्चर को लेआउट करने में कि डीएनए दिखता कैसा है या होता कैसा है, उसकी फॉर्म क्या होती है। इनको चारगाफ रूल्स कहा जाता है। और इसका पहला रूल था बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू एन अदर। सेकेंड रूल वाज द डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम स्पीशीज हैव द सेम बेस कंपोजिशन, कि डिफरेंट स्पीशीज में तो डिफरेंट होती है लेकिन एक ही स्पीशीज के जो डिफरेंट टिश्यूज हैं उनमें सेम होती है। और बेस कंपोजिशन जो है वो ऑर्गेनिज्म की एज के साथ साथ, न्यूट्रिशनल स्टेट के साथ साथ या एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ बदल नहीं जाती। ऐसे नहीं होता कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है जब 1 साल का है तो उसके अंदर कोई और बेसिस पाए जा रहे हैं, और वो 10 साल का हो गया तो कोई और बेसिस होंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल था, इसकी वजह से डीएनए का जो डबल हेलिक्स बनाया था ना वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, उसमें बहुत हेल्प मिली थी। इन डीएनए द नंबर ऑफ एडिनोसाइन रेजिड्यूज इज इक्वल टू थायमिडाइन एंड द नंबर ऑफ ग्वानोसाइन इज इक्वल टू साइटिडाइन। ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू सी। और इसके साथ साथ जो डिस्कवरीज हो रही थी, यानी कि उसी दौर में जब चारगाफ ने ये अपने रूल्स दिए थे, उसी दौर में जो दूसरे साइंटिस्ट वो काम कर रहे थे, रोजालैंड फ्रैंकलिन और म्यूरिस विल्किंस जो है वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन परफॉर्म कर रहे थे डीएनए फाइबर्स की, ताकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो मालूम किया जा सके। और उन्होंने ये एक खास, ये रोजालैंड फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था। यहाँ पे इस डायग्राम से बहुत ज़्यादा जो है ना, इस डायग्राम को यूज़ करते हुए, इसको सामने रखते हुए और चारगाफ के रूल्स को सामने रखते हुए वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मिल के वो डीएनए का एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम तैयार की थी, जो कि बाद में सही प्रूफ हुई। और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो 2 हेलिकल्स हैं, जो डबल हेलिक्स बनती है, वो एक लॉन्ग एक्सिस की बनती है और उसके अंदर जो है
ये जो पैटर्न था फोटो 51, ये वाला जो पैटर्न है, इसकी मदद से इसका जो रिज़ल्ट निकला था वो ये था कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है ना वो एक हेलिकल फॉर्म होती है, यानी कि इस एक्स-रे डिफ्रैक्शन से पहली दफ़ा ये पता लगा था कि उसकी शक्ल किस तरह की होती है। सो इससे पहले ये नहीं मालूम था कि वो सर्कुलर है, वो रेक्टेंगुलर है, या उसके अगर फाइबर्स हैं तो वो उनकी आपस में कॉइलिंग क्या है, वो शीट्स की फॉर्म है या हेलिकल है। बट दिस एक्स-रे डिफ्रैक्शन प्रूव दैट इट इज़ हेलिकल। और इस हेलिक्स में जो है ना दो पीरियोडिसिटीज़ हैं, यानी कि एक जो हेलिक्स का टर्न है वो 34 एंगस्ट्रॉम का है, और जो दो बेसेस हैं उनके दरमियान का जो फासला है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। अब ये जो डायग्राम थी ये वाटसन को दिखाई म्यूरिस विल्कन्स ने, और वहाँ से उसने फिर फ्रांसिस क्रिक को बताया, और उन दोनों ने मिल के जो है ना एक 3 डायमेंशनल मॉडल तैयार किया कि डीएनए 3D में अगर देखें तो डीएनए इस तरह से नज़र आता होगा। और उसके जो मॉडल था उसके से जो इम्पोर्टेंट बातें पता लग रही थी वो यहाँ पे हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, जो एक ही एक्सिस के अराउंड राइट हैंडेड डबल हेलिक्स की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं। ये डायग्रामेटिकली बताया हुआ है। और इसके अलावा जो हाइड्रोफिलिक बैकबोन्स हैं, यानी कि जो वाटर लविंग बैकबोन्स हैं डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप वाली, वो आउटसाइड पे होती हैं जिनके साइड्स पे वाटर होता है, तो फिर वो उनका कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होती हैं। और जो हाइड्रोफोबिक बेसिस हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। सो वो एक दूसरे के दे आर स्टैक्ड इनसाइड एंड दे पॉइंट टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि जो बेसिस हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। दिस इज़ अगेन द डायग्राम। The pairing and coiling of the two strands create a major groove and a minor groove on the surface of helix. यहाँ पे आप देखें कि एक मेजर ग्रूव बन रही होती है और एक माइनर ग्रूव बन रही होती है। The next point was each nucleotide base on one strand is paired in the same plane with the base of another strand. Okay, यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम की वजह से देखें कि अगर जो एक स्ट्रैंड के साथ लगी हुई बेस है वो और जो उसके सामने वाली दूसरी स्ट्रैंड के साथ लगी हुई बेस है, उन दोनों का प्लेन सेम होता है। सो दे यानी कि वो एक अगर एक वो बिल्कुल एक फ्लैट सा उनका और वो बेसिस आपस में जुड़ी कैसे होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से। ए और डी के दरम्यान में 2 बॉन्ड होते हैं और जी और सी के दरम्यान में 3 बॉन्ड होते हैं। 6th point is they also found that G pairs with C and A pairs with T। और इस तरह से फिर उन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट के लिए चारगाफ के रूल को भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि A और T की बराबर मकदार है तो इसका मतलब है कि A जो है वो T के साथ जुड़ता है और C जो है वो G के साथ जुड़ता है। The two strands of DNA are present in anti-parallel direction, कि अगर एक जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहा है तो दूसरा जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव कर रहा होगा। दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती बल्कि एंटी पैरेलल होती है। ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आमतौर पर बनता होता है। इससे पहले भी यानी कि जो बायो के मैंने पढ़े हैं कोर्सेज उनमें भी वाटसन एंड क्रिक का जो काम है इसका लॉन्ग क्वेश्चन ये तो पता नहीं मोस्ट फेवरेट होता है एग्जामिनर्स का। The two anti-parallel strands of double helical DNA are complementary to each other। ये तो हमें पता ही है कि A तभी जुड़ेगा सामने वाले के साथ जब जो है दूसरे स्ट्रैंड के पास T होगा, और इसी तरह G और C कम्प्लीमेंट्री होंगे तो फिर ही ये आपस में जुड़ेंगे। डीएनए के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट वो है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में फ़र्क ये है उस एक ऑक्सीजन का कार्बन नंबर 2 वाली का, बाकी सारा एक पॉलीमर होता है। ये भी एक छोटे छोटे जो हैं पोर्शंस उनका मिलकर बना हुआ होता है, उन पोर्शंस को कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, राइबोस शुगर होती है। बाकी दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बिल्कुल सेम नहीं होती। नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। ऑलमोस्ट सेम क्यों होती हैं ये भी हमें पता है। ए और जी वही पुरानी बेसिस होती हैं प्यूरिन्स, लेकिन पायरिमिडीन्स के अंदर साइटोसिन होती है और थायमीन की जगह यूरासिल होती है। That's why it is almost same, not exactly same. Then phosphoric acid
और राइबोन्यूक्लियोटाइड की डायग्राम है। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ, जिस तरह डीएनए में 4 हैं इसी तरह आरएनए में भी 4 हैं। और यहाँ पे उनकी नेमिंग दी हुई है, जिस तरह से पीछे हमें बताया गया था न्यूक्लियोसाइड क्या कितना पोर्शन हो तो उसका क्या नाम होता है, और मतलब सॉरी न्यूक्लियोसाइड हो तो उसका क्या नाम होता है, और अगर न्यूक्लियोटाइड हो तो उसका क्या नाम होता है, इसी तरह से। और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से जुड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करते हैं, उसी तरह से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी ज्वाइन करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के ज़रिए। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, डीएनए एक ही टाइप का होता है मेजरली। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। बेसिकली इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। और ये क्या करता है, ये बेसिकली एक टेम्पलेट होता है, इस टेम्पलेट से इस टेम्पलेट को रीड करके पता लगता है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन्स में शामिल होंगे, और उस रीडिंग के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन।